यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं एग्रीकल्चर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल्टीवेशन लेने वाले हैं हम। आज कल्टीवेशन है हमारा हॉर्टिकल्चर के क्रॉप का। हॉर्टिकल्चर का क्रॉप कौन सा? फिग यानी अंजीर, जिसे हम अंजीर कहते हैं। अंजीर का कल्टीवेशन आज हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंजीर का कल्टीवेशन। अंजीर की खेती कैसे की जाती है, अंजीर की खेती कौन कौन से फर्टिलाइजर्स रहते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती, आज वो हम यहाँ पर क्लियर कर देने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ फिग, यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगा। तो आज का कल्टीवेशन चालू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और जो है आपको एग्रीकल्चर के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ फिग। कल्टीवेशन ऑफ फिग में हमें हेडिंग डाल देना है फिग, ऊपर हेडिंग डाल देना है फिग। उसका फिग मतलब अंजीर, उसके नीचे उसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम क्या है फिग का? फिग का बॉटनिकल नेम आता है फाइकस कैरिका। फाइकस कैरिका इज द बॉटनिकल नेम ऑफ फिग। अंजीर का बॉटनिकल नेम क्या है? फाइकस कैरिका। फाइकस कैरिका इज द बॉटनिकल नेम ऑफ फिग। एंड उसके नीचे फैमिली, फैमिली क्या आती है? मोरेसी। मोरेसी इज द फैमिली ऑफ फिग। यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो गए। बॉटनिकल नेम फाइकस कैरिका, फैमिली मोरेसी। 2 पॉइंट यहाँ पर हमने क्लियर कर दिए। उसके बाद आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट पर, जो कि हमने देखे बाकी कल्टीवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओरिजिन। फिग का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फर्स्ट डिस्कवर्ड कहाँ हुआ है? तो फिग का जो ओरिजिन है वो है नॉर्थन एशिया। नॉर्थन एशिया इज द ओरिजिन ऑफ फिग। नॉर्थन एशिया इज द ओरिजिन ऑफ फिग, मतलब वहां से वो फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ है। 3 पॉइंट देख ले। उसके बाद का हमारा लास्ट पॉइंट आता है पॉइंट्स लिखने का, वो है क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर कितना रहता? 26 इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ फिग। 26 इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ फिग। यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स क्लियर कर दे। कौन कौन से? बॉटनिकल नेम फाइकस कैरिका, फैमिली मोरेसी, उसके बाद ओरिजिन नॉर्थन एशिया, एंड देन क्रोमोसोम नंबर 26। ये 4 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए। आपको कंपलसरी करके लिखने हैं। ऊपर हेडिंग डालना है फिग। कल्टीवेशन चालू करने से पहले फिग हेडिंग डाल देना है। उसके नीचे बॉटनिकल नेम फाइकस कैरिका, फैमिली मोरेसी, ओरिजिन नॉर्थन एशिया, देन क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस n इज इक्वल टू 26। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सॉइल एंड क्लाइमेट। कौन सी सॉइल लगती है, कैसा क्लाइमेट लगता है, इस पॉइंट में हम क्लियर कर देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सॉइल एंड क्लाइमेट का पॉइंट। तो पहले हम देखने वाले हैं सॉइल, कैसी सॉइल लगती है हम फिग के कल्टीवेशन के लिए। सॉइल मोस्टली देखी जाए तो सॉइल जो है वो मीडियम टू हेवी सॉइल सक्सेसफुल है कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए, मतलब नेसेसरी है, रिक्वायर्ड रहती है फिग के लिए। कौन सी? मीडियम टू हेवी सॉइल। उसके बाद वेल ड्रेन्ड सॉइल, वेल फर्टाइल सॉइल, एंड देन जो देखिए आपने कैल्सेरियस सॉइल। कैल्सेरियस सॉइल भी सक्सेसफुल रहती कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए। देन डीप सॉइल, डीप सॉइल भी अच्छी रहती कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए। कौन कौन सी देखी हमने? मीडियम टू हेवी सॉइल अच्छी रहती कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए। देन वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, वेल फर्टाइल सॉइल चाहिए, देन क्ले सॉइल चाहिए हमें। क्ले सॉइल भी अच्छी रहती कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए। देन डीप सॉइल चाहिए। और सॉइल का पीएच क्या चाहिए हमें? सॉइल का पीएच जनरल चाहिए 7.0 से लेकर 8.0 तक का पीएच हमें रिक्वायर्ड है सॉइल का कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए। कैसा? 7.0 से लेकर 8.0 तक का पीएच हमें रिक्वायर्ड है कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए। तो सॉइल में कौन कौन से पॉइंट देखे हमने? सॉइल कैसे है? मीडियम टू हेवी सॉइल। उसके बाद तो चाहिए हमें कैल्सेरियस सॉइल। कैल्सेरियस सॉइल ये भी अच्छी रहती है हमारे कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए। देन वेल ड्रेन्ड सॉइल, वेल फर्टाइल सॉइल, देन डीप सॉइल, क्ले सॉइल, एंड पीएच कितना रहता? 7.0 से लेकर 8.0 तक का। तो ये हो गए सॉइल के पॉइंट। कैसी सॉइल लगती है हमें? इस सॉइल में जो है वो हमारा फिग का जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से ग्रो होता है, बेटर ग्रोथ होती है उसकी, और जो क्रॉप की हमें क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी अच्छी मिलती है अगर हम क्रॉप इस टाइप के सॉइल में ले तो ये होगा हमारा सॉइल का पॉइंट। सॉइल देखिए हमने कैसी लगती है। देन हमारा क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा चाहिए? तो क्लाइमेट मोस्टली देखा जाए तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है, मॉइस्चरस क्लाइमेट, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो अच्छा रहता कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए, रिक्वायर्ड रहता फिग के क्रॉप के लिए। एंड देन समर में जो चाहिए हमें वो
हाई सनशाइन चाहिए, समर में हाई सनशाइन चाहिए हमें कल्टीवेशन ऑफ फिग के लिए, फिग के क्रॉप के लिए। देन एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए हमें, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए फिग के क्रॉप के लिए, तो 15 to 22 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फिग क्रॉप। कितना, 15 to 22 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। देन जो हमें चाहिए वो हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी हमें एटमॉस्फेयर में हाई ह्यूमिडिटी चाहिए जो हमारे क्रॉप के लिए अच्छी रहती, फिग क्रॉप के लिए अच्छी रहती। तो क्लाइमेट में हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, तो क्लाइमेट में हमने देखा जो हमें चाहिए वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अच्छा रहता, मॉइस्चरस क्लाइमेट अच्छा रहता फिग के क्रॉप के लिए। एंड देन हाई समर सनशाइन चाहिए हमें, समर में हाई सनशाइन चाहिए। उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहता, 15 to 22 डिग्री सेल्सियस का ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए एटमॉस्फेयर में। तब जाके हमारा जो फिग का क्रॉप है वो बेटर ग्रोथ करेगा, वो उसकी क्वालिटी जो उसके क्रॉप की क्वालिटी वो बेटर रहेगी। तो ये देखो हमने सॉइल एंड क्लाइमेट के पॉइंट, यहाँ पर सॉइल कैसे चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, ये हमने क्लियर कर दिया। तो आपको समझ में आया होगा सॉइल एंड क्लाइमेट का पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा सॉइल एंड क्लाइमेट का पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन किससे करते हैं, तो मोस्टली देखा जाए तो हमारे फिग का क्रॉप का जो प्रोपेगेशन है वो रूटिंग ऑफ हार्डवुड कटिंग, रूटिंग ऑफ हार्डवुड कटिंग से ही जो मोस्टली हमारा प्रोपेगेशन किया जाता है। रूटिंग ऑफ हार्डवुड कटिंग से मोस्टली डन किया जाता है प्रोपेगेशन ऑफ फिग। एंड देन उसका सीजन क्या रहता है प्रोपेगेशन का, तो जनवरी टू फरवरी में हम उसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। जनवरी टू फरवरी में प्रोपेगेशन डन होता है फिग का। तो ये रहा प्रोपेगेशन का पॉइंट। देन उसके बाद प्लांटिंग। प्लांटिंग में देखी जाए तो प्लांटिंग के पॉइंट में देखेंगे हम स्पेसिंग कितनी रहती। तो स्पेसिंग देखी जाए फिग की तो 5 मीटर बाय 5 मीटर की स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग रहती, 5 मीटर बाय 5 मीटर। जो मतलब वो एरिया है वो अकोमोडेट किया जाता है 160 प्लांट, 160 ट्री पर एकड़, 160 ट्री पर हेक्टर। अगर ये पर एकड़ अगर हमारे ट्री हो तो उसकी स्पेसिंग क्या रहती, 5 मीटर बाय 5 मीटर। अगर 160 प्लांट पर एकड़ में हो तो उसकी स्पेसिंग हमें रहती है 5 मीटर बाय 5 मीटर। तो ये रहती स्पेसिंग। स्पेसिंग कितनी रहती है हमारी, ये होगा स्पेसिंग का पॉइंट। प्लांटिंग का पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 5 मीटर बाय 5 मीटर की हमें स्पेसिंग चाहिए। प्लांटिंग का पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वेराइटीज के पॉइंट पर। वेराइटीज कौन कौन सी रहती है, तो यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज है फिग की। तो यहाँ पर मैं मेन वेराइटीज आपको यहाँ पर एनलिस्ट कर देने वाला हूँ, यहाँ पर आपको राइट डाउन कर देने वाला हूँ। आप नोट डाउन कर दीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आगे की जो आप कॉम्पिटिटिव वगैरह उसके लिए भी वेराइटीज का क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम कुछ वेराइटीज फिग की, जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज है। तो फिग की वेराइटीज अगर देखी जाए तो फिग में जो आती है वो है मतलब पूना। पूना इज इंडियन वेराइटी, बहुत अच्छी वेराइटी है फिग की, पूना। उसके बाद दिनकर, दौलताबाद इज द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी। कौन कौन से देखिए, पूना, दिनकर, दौलताबाद। उसके बाद देखा जाए तो वो कटोडा इज द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी। देन व्हाइट एडरेड, ब्लैक मिशन इज द वेराइटी। ये जो वेराइटीज है ये वेराइटीज है हमारे फिग की। कौन कौन से वेराइटीज, पूना, दिनकर, दौलताबाद, उसके बाद कटोडा, उसके बाद व्हाइट एडरेड, उसके बाद ब्लैक मिशन। ये जो वेराइटीज है ये वेराइटीज है हमारा फिग की वेराइटीज। ये रही हमारी फिग की वेराइटीज। और एक वेराइटी ऐसी उसमें कोनादिरा इज द वेराइटी ऑफ फिग। ये जो वेराइटीज है ये रही वेराइटीज ऑफ फिग। कौन कौन सी, व्हाइट एडरेड, ब्लैक मिशन, कोटोडा, कोनाडिरा, पूना, उसके बाद दिनकर, दौलताबाद। ये जो वेराइटीज है वेराइटीज है फिग की। यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दी है, आप नोट डाउन कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंस वेराइटीज है, आपको बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। तो यहाँ पर हमारा वेराइटीज का पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। देन हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स का। कौन कौन से मैन्यूअर्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं जिससे कि हमारा क्रॉप जो है वो बेटर ग्रोथ करेगा। जो हमारे क्रॉप का यील्ड जो है हमें वो क्वालिटी का यील्ड मिलेगा। उसका क्रॉप में उसका जो हार्वेस्टिंग है वो क्रॉप जो है यील्ड जो है वो हमें बेटर क्वालिटी की यील्ड मिलेगी। तो मैन्यूअर्स या फर्टिलाइजर्स के पॉइंट में हम ईयर वाइज देखेंगे वो आप कैसे कैसे मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स रहते। तो हमारा प्लांट जब फर्स्ट ईयर में हो, जब फर्स्ट ईयर का हमारा प्लांट हो तब हमें 25 kg FYM उसे अलो कर देना है, उसे प्रोवाइड करना है हमारे प्लांट को, पर ट्री को।
25 kg FYM पर ट्री हमें प्रोवाइड कर देना है, 25 kg FYM। उसके बाद जो हमें नीम केक लगता है वो 0.50 kg पर प्लांट। उसके बाद नाइट्रोजन कितना लगता है 0.060 एंड देन फास्फोरस 0.040 एंड देन पोटेशियम कितना लगता है 0.040। फास्फोरस एंड पोटेशियम सेम रहते। तो फर्स्ट ईयर के प्लान के लिए क्या देखा हमने FYM 25 kg FYM रहता। उसके बाद नाइट्रोजन 0.060, देन फास्फोरस 0.040 एंड देन पोटेशियम 0.040। सेकंड ईयर के प्लांट के लिए कैसा रहता, सेकंड ईयर के ट्री के लिए कैसा रहता मैन्यूरेशन फर्टिलाइजर्स का डोज सेम 25 kg FYM रहता। उसके बाद 0.15 नीम केक, 0.50 kg नीम केक। उसके बाद 0.120 kg नाइट्रोजन, 0.080 kg फास्फोरस एंड देन 0.080 kg पोटेशियम। देन थर्ड ईयर के प्लांट के लिए कैसा रहता सेम 25 kg FYM। उसके बाद 1.00 kg नीम केक। उसके बाद जो है 0.180 kg नाइट्रोजन, देन 0.120 kg फास्फोरस, देन 0.120 kg पोटेशियम। एंड देन हमारा क्रॉप जब फोर्थ ईयर में आता है तो कैसा रहता, फोर्थ ईयर में हमें 30 kg FYM रिक्वायर रहता। उसके बाद जो है वो उसके बाद 1.15 kg नीम केक लगता। उसके बाद 0.200 kg नाइट्रोजन, देन 0.160 kg फास्फोरस, 0.160 kg पोटेशियम। ये हो गया फोर्थ ईयर के क्रॉप के लिए। एंड देन फिफ्थ ईयर के क्रॉप के लिए एंड ऑनवर्ड्स उसके अबव ट्री के लिए कैसा रहता मैन्यूरेशन फर्टिलाइजर्स का डोज फिफ्थ ईयर एंड उससे ज्यादा वाले फिफ्थ ईयर एंड अबव फिफ्थ ईयर। तो उसके लिए जो डोज रहता वो रहता 35 kg FYM, देन 2.00 kg नीम केक, देन 0.300 kg नाइट्रोजन, 0.200 kg फास्फोरस एंड 0.200 kg पोटेशियम। ये रहता फिफ्थ ईयर एंड अबव फिफ्थ ईयर के क्रॉप के लिए कैसा 35 kg FYM, देन FYM रहेगा। उसके बाद 2.00 kg नीम केक, देन 0.300 kg नाइट्रोजन, 0.200 kg फास्फोरस एंड देन 0.200 kg पोटेशियम। ये रहता मैन्यूरेशन फर्टिलाइजर्स का डोज फिफ्थ ईयर एंड उससे अबव क्रॉप ट्रीज के लिए। यहाँ पर हमने मैन्यूरेशन फर्टिलाइजर देखे, ईयर वाइज हमने देखे कैसे कैसे डोज रहते, कैसे कैसे मैन्यूरेशन फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाते। तो ये रहा हमारा मैन्यूरेशन फर्टिलाइजर्स का पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वही इंसेक्ट एंड पेस्ट का। कौन कौन से इंसेक्ट है, कौन कौन से पेस्ट है जो अटैक करते हैं हमारे क्रॉप के ऊपर। तो इंसेक्ट एंड पेस्ट पे देखा जाए तो जनरली स्टेम बोरर ये जो है वो इंसेक्ट है जो अटैक करता है। उसके बाद फिग फ्लाइज अटैक करते हैं अपने फिग क्रॉप के फिग ट्रीज के ऊपर। उसके बाद जो है लीफ डेलिकेटर्स भी अटैक करते हैं अपने फिग क्रॉप के ऊपर। कौन कौन से, स्टेम बोरर, लीफ डेलिकेटर्स, उसके बाद फिग फ्लाइज, ये तीन मेन जो पेस्ट है वो अटैक करती है फिग क्रॉप के ऊपर। एंड ये हो रहा है हमारा, इसके ऊपर भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट अवेलेबल है, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके ऊपर भी। ये मैंने इंग्लिश कर दिए कौन कौन से पेस्ट है, स्टेम बोरर, लीफ डेलिकेटर्स, उसके बाद लीफ फ्लाइज, फिग फ्लाइज, ये तीन जो मेन पेस्ट है यहाँ पर मैंने इंग्लिश कर दिया, आप नोट डाउन कर दीजिएगा। उसके बाद का हमारा पॉइंट आता है डिसीज का पॉइंट। कौन कौन से डिसीज रहते, तो मेन डिसीज एक ही रहता उसमें जो मेन है, बाकी डिसीज भी आते हैं, लेकिन रस्ट इज द मेन डिसीज ऑफ फिग। मेनली करके रस्ट जो डिसीज है वो फिग के ऊपर आता है। रस्ट इज द मेन डिसीज ऑफ फिग। तो ये जो डिसीज है ये बहुत जनरली जो है रस्ट मोस्टली आता है फिग क्रॉप के ऊपर। तो ये रहा डिसीज का पॉइंट, यहाँ पर डिसीज का पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, वो है हमारा इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। कौन कौन से इंटरकल्चरल ऑपरेशन किए जाते हैं फिग के कल्टीवेशन के लिए। तो इंटरकल्चर ऑपरेशन में देखा जाए तो इरिगेशन जो है वो इरिगेशन हमें समर डेज में जो है 10 to 12 डेज के इंटरवल में हमें इरिगेशन करना है फिग के क्रॉप को। समर में 10 to 12 डेज के इंटरवल से हमें इरिगेशन करना है
फिग के क्रॉप को। उसके बाद जो विंटर में जो इरिगेशन करना है हमें, विंटर में इरिगेशन करना है अबाउट 15 to 20 डेज के इंटरवल में हमें इरिगेशन करना है फिग के क्रॉप को। कैसा रहता है इरिगेशन? समर में जो है 10 to 12 डेज के इंटरवल में करना है, विंटर में जो है 15 to 20 डेज के इंटरवल में करना है। देन इंटरकल्चर ऑपरेशन में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इस कंपलसरी रहती है फिग के क्रॉप के लिए, क्योंकि फिग जो है वो पेरिनियल क्रॉप है और उसके लिए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की तो हमें क्वालिटी का जो है क्वालिटी की यील्ड मिल सकती है, बेटर यील्ड मिल सकती है। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ये भी हमारा इंटरकल्चर ऑपरेशन में आता। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इंटरकल्चर ऑपरेशन में वीडिंग। वीडिंग जरूरी है, हमें वीडिंग करेंगे तो ये हमारा क्रॉप को जो है वो क्वालिटी का क्रॉप आएगा। नहीं तो जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में के वो सारे वीड्स मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वीडिंग जरूरी है। ये 3 पॉइंट्स हमने देखे इंटरकल्चर ऑपरेशन में, कौन कौन से? इरिगेशन, उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग एंड देन वीडिंग। ये रहा हमारा इंटरकल्चरल ऑपरेशन का पॉइंट। यहाँ पर इंटरकल्चरल ऑपरेशन का पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, अब देखेंगे हम। हार्वेस्टिंग हमें कैसे डन कर देनी है। तो हार्वेस्टिंग के लिए जो है हमें, तो हार्वेस्टिंग जो है हम जब हमारा फ्रूट जो है वो मैच्योर हो जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, उसका कलर जो है डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन से फ्रूट का कलर है वो ग्रीन से लेकर डार्क रेड में कन्वर्ट जब हो जाता है, तब हमें समझ जाना है कि हमारा फ्रूट जो है वो, हमारा क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। और जो हार्वेस्टिंग है हमें कमर्शियली हार्वेस्टिंग कब से करनी है? हमें 3rd ईयर से। जब हमारा क्रॉप जो है जब हमारा फिग का ट्री जो है वो 3rd ईयर का हो जाता है, 3rd ईयर में एंटर करता है, तब जो हार्वेस्टिंग आती, तब जो यील्ड आता वो हमारा यील्ड रहता हार्वेस्टिंग के लिए रेडी रहता। 3rd ईयर से हमें हार्वेस्टिंग करनी है, डन कर देनी है फिग की। तो 3rd ईयर से हार्वेस्टिंग डन करनी है। और जब हमारा फ्रूट जो है फुल्ली मैच्योर हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन टू डार्क रेड में, तब हमें उसकी हार्वेस्टिंग डन कर देनी है। मैच्योर हो जाता है, फुल्ली मैच्योर होने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग डन कर देनी है। तो ये रहा हमारा हार्वेस्टिंग का पॉइंट। हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, कब करनी है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो यील्ड का पॉइंट। यील्ड कितनी मिलती है हमें, कैसी यील्ड रहती है, कितनी यील्ड मिलती है। तो यील्ड हम देखेंगे यहाँ पर, ईयर वाइज भी यील्ड देखेंगे और वैसे ही जनरल यील्ड भी देखेंगे। तो यील्ड देखी जाए तो जनरली 180 to 360 फ्रूट्स पर ट्री, 180 to 360 फ्रूट्स पर ट्री का यील्ड हमें मिलता है। जनरली जो यील्ड मिलता है हमें 180 to 360 फ्रूट्स पर ट्री, मतलब एक ट्री को जो है, एक पेड़ को जो है हमें 180 से लेकर 360 तक के फ्रूट्स हमें मिलते हैं। 180 to 360 फ्रूट्स पर ट्री। और ईयर वाइज देखा जाए तो हमें 3rd ईयर में जो उसका यील्ड मिलता है, 3rd ईयर में कितना रहता? 3 kg पर ट्री, 3 kg पर ट्री 3rd ईयर में। उसके बाद जो है वो 4th ईयर में 6 kg पर ट्री। उसके बाद 5th ईयर में कितना मिलता? 9 kg पर ट्री। उसके बाद 6th ईयर में कितना मिलता? 12 kg पर ट्री। एंड देन 7th ईयर में कितना मिलता? 15 kg पर ट्री। देन 8 ईयर एंड अबव, 8 ईयर और उससे ज्यादा कितना मिलता? 8 ईयर और उससे ज्यादा में कितना मिलता हमें? 18 kg पर ट्री, 18 kg पर ट्री 8 ईयर में। तो कैसा रहता है ईयर वाइज यील्ड? 3rd ईयर में रहता 3 kg पर ट्री, 4th ईयर में रहता 6 kg पर ट्री। देन 5th ईयर में रहता 9 kg पर ट्री, 6th ईयर में रहता 12 kg पर ट्री, 7th ईयर में रहता 15 kg पर ट्री एंड 8th ईयर एंड उससे अबव कितना रहता? 18 kg पर ट्री। और जनरल कितना रहता? 180 to 360 फ्रूट्स पर ट्री। ये रहा हमारा यील्ड का पॉइंट। यहाँ पर हमने यील्ड का पॉइंट कंप्लीट कर दिया, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर यील्ड का पॉइंट खत्म होता है। तो अब है जो हमने ये सारे पॉइंट्स देखे, ये हो गए कल्टीवेशन ऑफ फिग। ये यहाँ पर हमारा कल्टीवेशन ऑफ फिग कंप्लीट होता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये सारे जो है वो कल्टीवेशन ऑफ फिग। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओवरऑल कल्टीवेशन ऑफ फिग, तो यहाँ पर एक सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर इंग्लिश कर देने, एक्सप्लेन करने, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है। तो यहाँ पर जो हमारा कल्टीवेशन ऑफ फिग है वो कल्टीवेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कैसा रहता कल्टीवेशन फिग का, कैसे किए जाते हैं अंजीर की खेती, कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या यूज किया जाता, कौन कौन से प्रैक्टिसेस किए जाते, तो आपको समझ में आया होगा। इसमें भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, आपकी डिफिकल्टीज सॉल्व कर जाएंगी।
तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और ऐसी एग्रीकल्चर के बारे में नए नए टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये रहा हमारा आज का कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर के क्रॉप का। नेक्स्ट हम कल्टीवेशन लेके आएंगे एग्रीकल्चर के क्रॉप का। तो आज का एक समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नए क्रॉप के साथ, एक नए कल्टीवेशन के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू।